हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका कैपिटल बजटिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो मेरे हर वीडियो से रिलेटेड, या आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो है वो पीडीएफ नोट जो है वो शेयर करती रहती हूँ। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। और प्लीज़ इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैपिटल बजटिंग। चाहे आप जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, या आप जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या आप नेट और सेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस of deciding whether or not to commit resources of particular long term project whose benefits are realized over a period of time longer than 1 year। ठीक है, कैपिटल बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज पर, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि उसमें से जो रिटर्न्स है, उसमें से जो प्रॉफिट्स हैं, उसमें से जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते रहें। दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग। आई होप आपको कैपिटल बजटिंग का वन लाइन में मीनिंग क्लियर हुआ है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको जो है फ्यूचर्स में रिटर्न्स मिलती रहें, प्रॉफिट्स मिलते रहें, उसे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग फाइनेंशियल प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। कैपिटल बजटिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसके लिए है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए है ताकि आपको फ्यूचर्स में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते रहें, फाइनेंशियल्स हेल्प आपको होती रहे, आपको बेनिफिट्स मिलते रहें। दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर एसेट्स the return from which we realized in future time periods। कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग एक प्लानिंग है एक्सपेंडिचर करने की। किसके ऊपर? एसेट्स के ऊपर, कैपिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर करने की एक प्लानिंग है, ताकि क्या हो, रिटर्न्स जो है वो फ्यूचर टाइम पीरियड में रियलाइज्ड होते रहे। तो आई होप आपको इन तीन जो मैंने आपके साथ डेफिनेशंस जो अभी डिस्कस की हैं, उनसे आपको कैपिटल बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। कैपिटल बजटिंग से पहले मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अभी आप जो है वो देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स फॉर द बेनिफिट टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर। कैपिटल बजटिंग करंट फंड्स को एक्सचेंज करने की एक प्रोसेस है ताकि बेनिफिट्स क्या हो, फ्यूचर्स में अचीव हो सकें। अब एक्सचेंज ऑफ फंड्स का क्या मतलब हुआ? एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने पैसे को किसी और को दोगे और उसे बोलोगे कि अब मुझे इसके बदले में तू किसी और करेंसी का पैसा दे। ये जो है वो एक्सचेंज ऑफ फंड्स के अंडर नहीं आएगा। कैपिटल बजटिंग के अंडर एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट, कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाए, कौन कौन से किस तरह का बिजनेस शुरू किए जाए। ठीक है, बिजनेस शुरू करना भी एक कैपिटल बजटिंग है, प्रोजेक्ट शुरू करना भी एक कैपिटल बजटिंग के अंडर आता है, कि ताकि उससे आपको फ्यूचर्स में जो है बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट है द फ्यूचर बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स। जो भी आपका फ्यूचर बेनिफिट होगा वो आपको मिलना चाहिए, जो है वो लॉन्ग टाइम तक आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कितने बहुत से सालों तक मिलना चाहिए, ये कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है। द फंड आर इन्वेस्टेड इन नॉन फ्लेक्सिबल एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप फंड्स लगाना चाहते हो, वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटी में लगाना चाहिए। दे इन्वॉल्व जनरली ह्यूज फंड्स। कैपिटल बजटिंग में बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज छोटे से फंड से आप जो है वो छोटे से फंड से आप जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं कर सकते, इसलिए आपको कैपिटल बजटिंग के लिए ह्यूज फंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से उसे यूटिलाइज़ की जाएगा, ये सारी बातें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं। इससे पिछली वाली वीडियो जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उसे भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है।
नेक्स्ट है दे आर इरिवर्सिबल डिसीजन। जो भी कैपिटल बजटिंग होता है वो इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। इरिवर्सिबल डिसीजन इसलिए होता है कि जब आप एक बार किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हो या आप किस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसे एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसे चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो और आपने उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, आपने ह्यूज फंड्स लगाए हैं, लाखों करोड़ों में आपने पैसा लगाया है, लेकिन एक मंथ बाद आप सोचते हो कि अब मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, मुझे इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या जो है जिस जैसा आपने सोचा था इस तरह का वो बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो आप उस बिज़नेस को चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा फंड्स लगा दिए हैं वहाँ पर, और उन फंड्स को जो है वो आप वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप बिज़नेस को चेंज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कैपिटल बजटिंग जो होती है वो इरिवर्सिबल डिसीजन होती है, और कैपिटल बजटिंग हमेशा सोच समझ के की जाती है। इसीलिए कैपिटल बजटिंग करने के बहुत से मेथड्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज की वीडियो में आपको ट्रेडिशनल मेथड्स को पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और अगली वाली वीडियो में आपको मॉडर्न्स पढ़ाऊंगी। मैं अभी इस वीडियो में आपको दोनों मेथड साथ में पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं फास्ट नहीं पढ़ाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपको जो है वो हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आए। पहले बात करते हैं कितने तरह के मेथड्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के। तो मैंने बताया 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल, दूसरा होते हैं आपके टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा आता है आपका रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और टाइम एडजस्टेड मेथड्स में कौन आते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स में। ट्रेडिशनल मेथड्स में एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? कि इसमें जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये है कि आज जिस पैसे की कीमत आज जो है, वो कीमत जो है वो आने वाले कई सालों में बहुत ज़्यादा होगी। मतलब आज जो आपको पैसा मिलने वाला है उसकी कीमत आने वाले कुछ सालों में जो है, अगर वो पैसा आपको आने वाले कुछ सालों में मिलेगा तो उसकी कीमत वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। पहले हम पढ़ेंगे पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड को हम और क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड मेथड को हम बोलते हैं पे आउट और पे ऑफ पीरियड मेथड। इसे हम पे आउट या पे ऑफ पीरियड मेथड भी बोला जाता है। रिप्रेजेंट द पीरियड इन विच द टोटल इन्वेस्टमेंट इन परमानेंट एसेट्स पे बैक इटसेल्फ। ये एक ऐसा पे बैक पीरियड मेथड होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम पीरियड में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको पे बैक, मतलब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये आपका पे बैक पीरियड के अंडर आता है। This method is based on a principle that every capital expenditure pay itself back within a certain period out of the additional earning generated to from the capital assets. सिंपल से वर्ड्स में पे बैक पीरियड मेथड का मतलब यही है कि कितने टाइम पीरियड में आपके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर या आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको इनकम जनरेट शुरू हो जाएगी, आपको प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। वो सारा का सारा आता है आपका पे बैक पीरियड मेथड के अंडर। Thus, it measures the period of the time for the original cost of a project to be recovered from the additional earning for the project itself. यही बोला गया है कि कितने पीरियड्स में आपको रिकवर होना शुरू हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा, वो सारा का सारा आता है आपका पे बैक पीरियड मेथड के अंडर। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, आपने उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। अब आपको तो ये चाहिए, आप ये सोचेंगे कि अब मैंने इतना ज़्यादा पैसा तो लगा लिया, लेकिन मुझे आप पैसा कितने सालों में मिलना शुरू हो जाएगा, कितने सालों में मेरे सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे और मुझे इनकम जनरेट शुरू हो जाएगी। वो किसके हेल्प से पता होगी? वो हेल्प आपको पे बैक पीरियड के द्वारा ईजिली आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कितने पीरियड्स में जो है वो पैसा मिलना जो है शुरू हो जाएगा, इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। जितना भी आपका कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो है, अगर आप इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे और जो आपके पास पीरियड आएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ पे बैक पीरियड। एक और मेथड है कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स।
ठीक है, जितनी भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स है उसको अगर आप एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करोगे तो उसे बोला जाता है पे बैक पीरियड। अब एनुअल कैश इनफ्लोज क्या होता है? एनुअल कैश इनफ्लो होता है एनुअल नेट अर्निंग, एनुअल नेट अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले जो आपको नेट अर्निंग हुई है और टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो भी अर्निंग आती है, मतलब डेप्रिसिएशन से पहले और टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास अर्निंग है एनुअल नेट अर्निंग, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो या एनुअल कैश इनफ्लोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब इनफ्लोज जो हैं वो आपको अनइक्वल हो रहे हैं, देखिए अनइक्वल मतलब एक साल में आपको 10,000 रुपये इनफ्लोज हो रहा है, अगले साल आपको 20,000 हो रहा है, मतलब कुछ उसमें वेरिएशंस हैं, तो कौन सा जो है फॉर्मूला यूज़ होगा? वो फॉर्मूला होगा यूज़ ये P इज इक्वल टू E प्लस बी सी। अब P का मतलब है पे बैक पीरियड मेथड, E का मतलब है नंबर ऑफ ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ अ फाइनल रिकवरी, B का मतलब है बैलेंस अमाउंट स्टिल बी रिसीव्ड और C का मतलब है कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। तो इस तरह से आप जो है पे बैक पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपका कैश इनफ्लो जो है वो अनइक्वल है। अब हम बात करते हैं कि कब हम पे बैक पीरियड मेथड को एक्सेप्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, कब रिजेक्ट करेंगे। तो जब आपका पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके टारगेट पीरियड से, जैसे आपने गेस लगाया था कि मुझे जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा या मुझे जो इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी वो 10 सालों के अंदर हो जाएगी, लेकिन आपका पे बैक पीरियड बता रहा है, आपका पे बैक पीरियड आ रहा है 12 साल। ठीक है, तो आप जो है वो इस प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। आप उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों इन्वेस्ट करोगे? क्यों इन्वेस्ट करोगे आप? क्योंकि जब आपको जो है वो आपका जो अभी रिकवरी है पैसे की बहुत लेट होगी तो आप उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप तो ये चाहोगे ना कि मुझे जितनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट हो, आप उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, इसीलिए आप जो है उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे जब आपका पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है आपका अगर आपका पे बैक पीरियड कम आ रहा है आपके टारगेट पीरियड से, जो आपने टारगेट पीरियड सेट किया है उसमें से आपका पे बैक पीरियड बहुत कम है, मतलब जितना आपने सोचा था उससे कम ही सालों में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या कर दोगे? उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर दोगे। सिंपल सी बात यह है कि जो जितना पे बैक पीरियड कम होगा उतनी ज़्यादा उसको क्या होगी? प्रियोरिटी होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट अ पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड में क्या था जो मैंने आपको पढ़ा दिया, साथ ही साथ कब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको जो है इसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो भी मैंने हाईलाइट किया है उसे आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जितने अच्छे से आप इसे समझोगे उतने अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न मेथड। This method taken into account the earning expected from the investment over their whole life. Rate of return method ये बोलता है कि कितनी रिटर्न जो है वो आपको मिलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट में, ये रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो बताता है सिंपल से वर्ड्स में। इट इज़ नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में रेट ऑफ रिटर्न मेथड ना लिख कर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड आएगा तो आप कन्फ्यूज जो है वो मत होइएगा, दोनों का मतलब सेम है। फॉर द रीज़न दैट अंडर दिस मेथड द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इट यूज्ड रैदर दैन द कैश इनफ्लोज, मतलब इसमें कैश इनफ्लोज का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें प्रॉफिट्स का यूज़ किया जाता है जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वेरियस प्रोजेक्ट आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ रिटर्न्स। जितनी भी रेट ऑफ रिटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है? रैंक में किया जाता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितने सालों में या कितना रिटर्न जो है वो आपको उस प्रोजेक्ट में मिलेगा, जितना आपने एक्सपेंडिचर लगाया है उससे कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट अ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न के बिहाफ पर हर प्रोजेक्ट की क्या की जाती है? रैंकिंग की जाती है। उस रैंकिंग के हिसाब से द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, जिस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगी, इज सिलेक्टेड एज कम्पेयर टू द वन विद लोअर रेट ऑफ रिटर्न। जिस प्रोजेक्ट की लोअर रेट ऑफ रिटर्न होगी उसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहते हैं, आपके साथ पास बहुत से ऑप्शन है, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे ना जिसमें आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप उस प्रोजेक्ट में क्यों पैसा लगाओगे कि जिसमें आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए रेट ऑफ रिटर्न मेथड यही बोलता है कि उसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जिस प्रोजेक्ट में हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है, तो यही रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलता है। अब रेट ऑफ रिटर्न मेथड किस तरह से कैलकुलेट होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। जितना भी एवरेज प्रॉफिट है
डेप्रिसिएशन और टैक्स को पे करने के बाद और जो भी नेट इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और जो भी आपका आएगा वो आपका रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अंडर आएगा, मतलब वो आपकी रेट ऑफ रिटर्न होगी। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप साल्वेज वैल्यू को जो है डिडक्ट करोगे तो वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल मेथड दोनों समझ आ गए होंगे। पेबैक पीरियड मेथड बोलता है कि कितने टाइम पीरियड में आपको पैसा रिकवर होगा। रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ। पेबैक पीरियड मेथड क्या बोलता था कि जिस प्रोजेक्ट में पेबैक पीरियड बहुत ज़्यादा कम है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या बोलता है? रेट ऑफ रिटर्न मेथड ये बोलता है कि जिस प्रोजेक्ट्स में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हैं उसी प्रोजेक्ट पे क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो। दोनों के फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, आपको इन फॉर्मूलाज को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है, समझना है, और आपको जो है उन्हें हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स। अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको PDF नोट्स साथ ही साथ जो भी है आपको मॉक टेस्ट जो है वो आपको मॉक क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज जब भी मैं आपको नया लेसन डालूंगी तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।